ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का ये लेक्चर नंबर 70 है। लेक्चर नंबर 54 के बारे में एक अपडेट है आपको देना है कि जो लेक्चर नंबर 54 है उसको मैं री रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अभी पता ये चला है कि जो लेक्चर नंबर 54 था उसका पीडीएफ तो है, लेकिन जो क्लास चली थी वो फॉर सम टेक्निकल ग्लिच इट कुडंट बी अपलोडेड ऑन द ऐप पर उसको अपलोड नहीं कर पाया गया। तो उसको री रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसको री रिकॉर्ड कर देंगे लेक्चर नंबर 54 को। बाकी आपको मालूम है कि कंप्लीट इंग्लिश कोर्स में टोटल 80 लेक्चर्स हैं, 69 लेक्चर्स हो गए थे। तो आज हम लेक्चर नंबर 70 पढ़ेंगे। और इंग्लिश इज ऑल अबाउट 5 थिंग्स, राइट। इंग्लिश में 5 चीजें हैं, उन्हीं से मिलकर पूरा इंग्लिश बना है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्बियल है। ओके, तो हम लोग अभी पढ़ते हुए सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, कॉम्प्लीमेंट को पढ़ते हुए हम लोग एडवर्बियल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और एडवर्बियल में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हमने सीखा है कि एडवर्बियल का वर्ब के साथ जो एक अग्रीमेंट होता है, कॉन्कॉर्ड होता है। एडवर्बियल और वर्ब का कॉन्कॉर्ड क्या है? बहुत सारे ऐसे एडवर्बियल्स हैं जो एक पर्टिकुलर वर्ब पर्टिकुलर टेंस में ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अगो लिखते हैं तो अगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हैं, जबकि बिफोर अगर होगा तो परफेक्ट टेंस में यूज होगा। एग्जाम्पल के लिए, he met me 2 years before या 2 years ago। तो ये है आपका एडवर्बियल। तो एडवर्बियल का वर्ब के साथ एक कॉन्कॉर्ड, एक अग्रीमेंट होता है। और इस पे हमने डिस्कशन करा है, आपको बताया है। तो जब अगो आप लिखते हैं ना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ बिफोर नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि he had died, वो मर चुका था 2 years ago, 2 years before। यहाँ अगो नहीं, यहाँ बिफोर होगा। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसके साथ आप अगो लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके साथ आप बिफोर लगाते हैं, ठीक है। ये है एडवर्बियल वर्ब कॉन्कॉर्ड। एडवर्बियल और वर्ब के बीच का जो अग्रीमेंट है वो ये, ठीक है। तो हम ये पढ़ा दिए आपको ना, और इससे रिलेटेड डिस्कशन, जैसे सिंस जो है, सिंस के बाद जो भी क्लॉज आएगा ना, इसमें जैसे आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, सिंस। अब सिंस के बाद अगर कोई क्लॉज आता है तो इस क्लॉज में जो टेंस होगा वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अच्छा, इसका रीजन भी है। जरा टाइमलाइन पे अगर हम इसको समझें, मैं अभी हूं, मैं कोई चीज यहां से लगातार करते आ रहा हूं। तो आपको मालूम है कि आज से अगर कहीं पे भी पीछे कोई एक्शन होता है, क्या होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। सिंस से, कब से पढ़ा रहा हूं? तो जब मैं मैट्रिकुलेशन पास किया तब से पढ़ा रहा हूं। सिंस आई पास्ट माई मैट्रिक एग्जाम। तो सिंस के बाद अगर कोई क्लॉज आता है तो उसमें जो वर्ब कंपोनेंट है दैट्स ऑलवेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस तरह की चीजें हैं, है ना। अगर जैसे ऑलरेडी है तो ऑलरेडी के साथ, जैसे ऑलरेडी है या जस्ट है, तो इनके साथ या तो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे he has already done that, वो पहले ही उस चीज को कर चुका है। he has already done that, perfect tense। I know it already, मैं इस चीज को पहले से ही जानता हूं। परफेक्ट टेंस में यूज हुआ ऑलरेडी, एडवर्बियल है, ऑलरेडी एडवर्बियल है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ। आप किसी दूसरे टेंस में इस्तेमाल करके देखिए, नहीं इस्तेमाल होगा। या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा। कोई ना कोई परफेक्ट एस्पेक्ट चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए वो परफेक्ट एस्पेक्ट या परफेक्ट स्टेज में होना चाहिए, तभी आप ऑलरेडी का यूज कर सकते हैं। या समटाइम्स ऑलरेडी कैन बी यूज्ड विद इंडेफिनिट टेंसेस एज वेल, इंडेफिनिट टेंस के साथ भी कई बार हम यूज कर सकते हैं ऑलरेडी का। द सेम इज विथ जस्ट, जस्ट के साथ भी ऐसा ही है। जैसे he has just got married, वो अभी अभी विवाहित हुआ है। मैरिड यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब हैज, मेन वर्ब गॉट, गेट मतलब हो जाना। सो ही हैज जस्ट गॉट, वो अभी अभी हुआ है मैरिड, विवाहित, यहाँ विवाहित एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो व्हाट डू यू सी, क्या देख रहे हैं आप कि जस्ट इज एन एडवर्बियल, और ये एडवर्बियल किस टेंस में यूज हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। बल्कि हम ये कहें कि जस्ट के साथ जो है केवल परफेक्ट टेंस ही यूज होता है। या बी अगर वर्ब हो तो बी में बी क्रिया का अगर इंडेफिनिट फॉर्म हो तो he is just fine, लेकिन यहाँ जस्ट फाइन के लिए आया है तो ये कहना भी उचित नहीं है। ये जस्ट जो है फाइन एडजेक्टिव के लिए आया है। जस्ट का इस्तेमाल हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज होता है। वहां जो जस्ट दिख रहा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बी फॉर्म यूज हुआ है, तो जो बी क्रिया है इज एम आर वॉज वर, उसका इंडेफिनिट टेंस फॉर्म होता है। तो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बी का, वहां पे जो जस्ट आप देख रहे हैं वो जस्ट एक्चुअली एक अलग रोल में, एक अलग भूमिका में है। यहाँ पे जस्ट जो है एक एडजेक्टिव है फाइन, उसके मॉडिफायर के रूप में आया है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने या उसके बारे में चर्चा करने के रूप में आया है। यहाँ ये वर्ब के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, और एडवर्बियल्स वर्ब का चर्चा कर रहा है। एडवर्बियल यहाँ जस्ट एडवर्बियल नहीं है,
आपको मालूम है ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, जस्ट फाइन कॉम्प्लीमेंट है, और जस्ट फाइन एक साथ एडजेक्टिव फ्रेज है जिसमें फाइन एडजेक्टिव है, जस्ट एडवर्ब का काम कर। तो जस्ट कोई एडवर्बियल नहीं है, तो एडवर्बियल और वर्ब का जो एक कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट होता है वहां ये लागू नहीं होता ये बात, ठीक है। तो जब हमने एडवर्बियल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज हम पढ़ रहे थे कि एडवर्बियल और वर्ब के बीच एक कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट होता है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। इस पे मैंने बहुत चीजें बताई भी थी आपको। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, और हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लेसमेंट पढ़ा हम लोगों ने, प्लेसमेंट, अलग अलग तरह के जो एडवर्बियल्स हैं उनका प्लेसमेंट जानना इंपॉर्टेंट है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर एक एडवर्बियल का प्लेसमेंट बदल जाए, किसी क्लॉज के भीतर फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन, एंड पोजीशन, तीन पोजीशंस पॉसिबल हैं, तीन प्लेसमेंट पॉसिबल है किसी एडवर्बियल का किसी क्लॉज के अंदर। और कई बार हमने ये भी देखा कि एक एडवर्बियल अगर अलग अलग प्लेसमेंट में यूज हो रहा है, अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि बैडली जब आप कहते हैं कि ही इज, जब आप कहते हैं आई बैडली मिस्ड यू, आपको मालूम है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, और ये आपका जो है एडवर्बियल है। यहाँ बैडली का मतलब है बहुत ज्यादा, मिड पोजीशन में इस्तेमाल हुआ है ये। आई बैडली मिस्ड यू, मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने आपको बहुत याद किया, आप मुझे बहुत याद आए। लेकिन अगर इसी बैडली का इस्तेमाल आप प्लेसमेंट बदल दीजिए, एंड पोजीशन में, अभी मिड पोजीशन में इस्तेमाल हुआ है, अगर इसका एंड पोजीशन में आप इस्तेमाल कर देंगे, सिंग्स बैडली, वो गाता है, अच्छे से नहीं गाता है, बुरी तरीके से गाता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्बियल है। अब यहाँ जो एडवर्बियल आप देख रहे हैं ये एंड पोजीशन में इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ बैडली का अर्थ है बुरी तरीके से, अच्छे से नहीं। तो सेम एडवर्बियल है, बैडली ऊपर भी है, बैडली नीचे भी है, बट प्लेसमेंट बदल गया तो मीनिंग भी बदल गया। तो प्लेसमेंट, अच्छा, हर एडवर्बियल का हर जगह इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। हमने देखा कि अलग अलग तरह के, जैसे हमने क्या देखा था कि मैनर, प्लेस, टाइम, एडवर्बियल ऑफ मैनर, एडवर्बियल ऑफ प्लेस, एडवर्बियल ऑफ टाइम। मैनर मतलब किस ढंग से, प्लेस मतलब कहाँ, टाइम मतलब कब। एडवर्बियल ऑफ मैनर, एडवर्बियल ऑफ प्लेस, एडवर्बियल ऑफ टाइम जो है, इनका प्लेसमेंट नॉर्मली एंड पोजीशन में होता है, इनको एंड पोजीशन में इस्तेमाल करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो मैनर ऑफ, एडवर्बियल ऑफ मैनर हैं जो एलवाई से खत्म होते हैं, सीक्रेटली, इजिली, पीसफुली, वो एलवाई से एंड होने वाले जो एडवर्बियल ऑफ मैनर हैं उनका आप मिड पोजीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब प्लेसमेंट भी हमने पढ़ा था, है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रिकॉल everything that I have taught you so far, है ना, as far as the adverbial is concerned। जहाँ तक एडवर्बियल का सवाल है, जो जो पढ़ा है मैं वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। तो ठीक है, अब एडवर्बियल में जो है आप एडवर्बियल में क्या होता है कि कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं।
कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स, ये कंफ्यूज करने वाले एडवर्ब्स कौन से हैं? पता नहीं, मैं इसको सही कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स ना कह के ये कहना चाहिए था कि देयर आर सम एडवर्ब्स which are not used in formal English but which are used a lot, जिनका इस्तेमाल बहुत होता है इनफॉर्मल इंग्लिश में। ऐसे पेयर्स हैं, जैसे आपने कहा रियल और आपने कहा रियली, तो रियल भी एडवर्ब है, रियली भी एडवर्ब है। ये इनफॉर्मल इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश आपको मालूम है सामान्य बातचीत दोस्तों यारों के बीच, ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। तो जहां तक एग्जाम का सवाल है उसमें फॉर्मल इंग्लिश या ऑफिशियल इंग्लिश, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश या करेक्ट इंग्लिश माना जाता है। अगर दोनों ऑप्शन हो, अगर एग्जाम में रियल और रियली दोनों एडवर्ब के सेंस में इस्तेमाल करना हो, तो जाहिर सी बात है आप वहां फॉर्मल इंग्लिश में यूज होने वाला रियली यूज करेंगे। और इनफॉर्मल इंग्लिश में आपको रियल एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता दिख जाएगा, जैसे ही he hit the ball, उसने बॉल को मारा रियल हार्ड, जोर से। भाई हार्ड क्या है? एडवर्ब है। रियल क्या है? एडवर्ब है। हिट द बॉल रियल हार्ड या ही हिट द बॉल रियली हार्ड, क्या होना चाहिए? ये फॉर्मल इंग्लिश है और ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। तो अगर चॉइस हो एग्जाम में, आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हो, रियल हार्ड भी और रियली हार्ड भी, तो ऑब्वियसली स्पष्ट है आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे। फॉर्मल इंग्लिश में जो यूज होता है रियली हार्ड के साथ। अच्छा, वैसे रियल जो वर्ड होता है, रियल एडजेक्टिव है। रियल का मतलब होता है असली, और ये रियली यहाँ जो एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है बहुत। दिस इज अ रियल स्टोरी, ये एक असली कहानी है। दिस इज अ रियल स्टोरी। यहाँ रियल क्या है? एडजेक्टिव है। स्टोरी क्या है? नाउन है। दिस इज अ रियल स्टोरी। तो मैं इस तरह के कुछ एडवर्ब्स की बात कर रहा था जिनको हम नाम दे रहे थे कि कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स। रियल जैसे एडजेक्टिव है, बट समटाइम्स it is also used as an adverb, especially in an informal context, खास तौर से इनफॉर्मल इंग्लिश में, इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में। तो इसकी हम बात कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे हैं जहां पे आई थिंक आई हैव टॉट यू दिस, मैंने ये चीज बता दिया है ना। जैसे अगर आप हाई और हाईली की बात करें, तो ये एडवर्ब है लेकिन इसका अलग मतलब है। हाईली एडवर्ब है, इसका अलग मतलब है। हाईली जब इसका मतलब है बहुत ज्यादा, हाईली मतलब बहुत ज्यादा। और हाई जब एडवर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है ऊंचा।
जैसे prices have gone high, कीमत ऊंचा हो गया है, या I can jump very high, मैं बहुत ऊंचा जंप कर सकता हूँ। ठीक है, हाईली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, हाईली सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, बहुत ज्यादा संवेदनशील। इफ समथिंग इज हाईली सेंसिटिव, इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है ना। इट इज हाईली सिक्योर्ड जेल। इसका मतलब है कि ये एक हाईली सिक्योर्ड जेल है। सिक्योर्ड एडजेक्टिव है, हाईली एडवर्ब है। बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड या सुरक्षित जेल है जहां पे बहुत सिक्योरिटी टाइट है। सो आई जस्ट चेक कि कुछ और इसमें पेयर्स हैं जो मुझे बताने चाहिए, है ना। पीछे थोड़ा सा पीडीएफ मुझे देखना पड़ेगा, और अगर लगेगा कि हाँ कुछ पेयर्स और हैं जो आपको बताने चाहिए ऐसे, तो उसको मैं बता दूंगा, है ना। तो इस तरह की चीजें पढ़ते चलने जा रहे हैं हम लोग एडवर्बियल्स में, है ना। जैसे अगर आप कहें वाइड और वाइडली, तो वाइड जब एडवर्ब का काम करता है तो उसका अर्थ होता है कि चौड़ा, गैप सहित। चौड़ा गैप करते हुए। वाइडली मतलब व्यापक रूप से। जब मैं हिंदी लिखता हूं तो इट बिकम्स इजियर फॉर मोस्ट ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इट। आप में से अधिकांश लोगों के लिए आसान हो जाता है इसको समझना व्हेन आई राइट द हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ दिस वर्ड्स। बहुत सारे लोग जो पूरे कोर्स को ठीक से नहीं देखे हैं, शुरू शुरू में उनको लगता है कि ये क्या चल रहा है, इंग्लिश का टीचर है एंड ही इज स्पीकिंग सो मच ऑफ हिंदी, कि हिंदी इतना बोल क्यों रहे हैं। तो समवन हु इज एन इंग्लिश टीचर हु इज ट्राइंग टू टीच यू इंग्लिश स्पीक्स so much of Hindi doesn't make a sense initially, but मैं आपको बताऊं ये इंग्लिश की क्लास नहीं है, बल्कि ये इंग्लिश सिखाने की क्लास है। देयर इज अ डिफरेंस। इंग्लिश की क्लास अलग होती है और इंग्लिश सिखाने की क्लास। ये इंग्लिश सिखाने की क्लास में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, क्योंकि वो सीखने आए, उनको इंग्लिश आता नहीं है। अगर इंग्लिश आता है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इफ समवन डजंट नो इंग्लिश enough and you start speaking English, that doesn't help that person, उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है इसका फिर। तो इसलिए हिंदी बोलना पड़ता है। That's the reason why I have to speak Hindi in the class, right? But it doesn't mean I can't speak English, okay?
Right. So you can see the difference, right? अच्छा, वाइड जो है, वाइड एडजेक्टिव भी होता है, आपको मालूम है? जो वाइड एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है चौड़ा। वाइड गैप, गैप नाउन है, वाइड एडजेक्टिव है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेशंस आने वाले हैं अब, ठीक है? कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे ज़्यादा और मोर इम्पोर्टेंट लेसन्स आते चले जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स बचे हुए हैं आगे के 10 क्लासेस में, और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप ज़रूर करिएगा। आई एम रियली सॉरी आई टुक अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द लास्ट क्लास, and just believe me, I'm really sorry about that, but I was not in a position to teach you, so that's why I took such a long gap. Okay, a wide road, रोड क्या है? सड़क नाउन है, वाइड क्या है? एडजेक्टिव है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाइड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बट वाइड जो है एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, और ये फॉर्मल इंग्लिश, तो दोनों ही फॉर्मल इंग्लिश है, सेंस अलग अलग है। ही opened his mouth wide, very wide, उसने मुंह खोला बहुत चौड़ा। You see, this is adverb, this is another adverb. It is widely known, सबको मालूम है, सर्वविदित है, व्यापक रूप से ज्ञात है। नोन एडजेक्टिव है, वाइडली एडवर्ब है। ओके, I have traveled I have traveled I have traveled widely, मैं बहुत दूर दूर व्यापक रूप से ट्रैवल किया हूँ। You guessed it right, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल है। आपने इसको सही गेस किया, और आप इसको राइटली भी बोल सकते थे। You guessed it rightly, both are correct. I guessed it wrong भी बोल सकते हैं, I guessed it wrongly भी बोल सकते हैं।
एडवर्बियल, ये भी सही है, ये भी सही है। पर हमेशा याद रखना एक बात कि आप रॉन्ग का इस्तेमाल वर्ब के पहले नहीं कर सकते हैं। रॉन्ग का इस्तेमाल एडवर्ब के रूप में आप इसके पहले नहीं कर सकते। रॉन्ग जब भी आएगा तो किसी वर्ब के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सेम चीज राइट के साथ भी है। राइट को आप बाद में यूज कर सकते हैं, किसी वर्ब के पहले नहीं यूज कर सकते, पर राइटली और रॉन्गली पहले कर सकते हैं। यहां हमने राइट और राइटली दोनों एडवर्ब हैं, दोनों का मतलब होता है सही सही, सही रूप से। मैंने इसको गेस किया सही रूप से। रॉन्ग और रॉन्गली दोनों एडवर्ब हैं, दोनों का मतलब है गलत रूप से। ठीक है, इस एग्जाम्पल में। लेकिन अगर एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राइटली मतलब होता है उचित रूप से, न्यायोचित रूप से, न्यायोचित, जिसमें न्याय के हिसाब से जो उचित था उस ढंग से, न्यायोचित रूप से। रॉन्गली मतलब जब इसका अर्थ होता है अन्यायपूर्ण ढंग से, अन्यायपूर्ण ढंग से, तो आप इनका इस्तेमाल वर्ब के पहले करते हैं, वर्ब के बाद इनका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे he was rightly sentenced to life imprisonment. He was rightly sentenced to life imprisonment. वो न्यायोचित रूप से ही दंडित किया गया आजीवन कारावास के लिए। ये उचित था क्योंकि जिस तरह का उसने क्राइम किया, अपराध किया, उसके हिसाब से एकदम न्यायोचित था, न्यायपूर्ण था कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए किया गया। या Ravi has wrongly been punished। इसका मतलब है कि रवि को अन्यायपूर्ण तरीके से दंडित किया गया है, मतलब दंड बनता नहीं था, ऐसा उसने कुछ नहीं किया था जिसके लिए उसको पनिशमेंट है, दंड मिले, पर फिर भी उसको दंडित किया गया जो कि अन्यायपूर्ण है। तो अन्यायपूर्ण तरीके से उसको दंडित किया गया। रवि हैज रॉन्गली बीन पनिश्ड। वो पनिशमेंट का हकदार नहीं था, ही डिडंट मेरिट बीइंग पनिश्ड, बट स्टिल ही वाज पनिश्ड, which is wrong, which is a wrong thing. So that's why I'm saying कि रवि has wrongly been punished।
तो राइटली और रॉन्गली का ये भी एक मतलब होता है, अलग मतलब होता है। और यहाँ राइटली और रॉन्गली का ये भी गलत रूप से कोई चीज आप गेस करते हैं, सही सही गेस करते हैं, गलत तरीके से गेस करते हैं, वो भी वाला अर्थ होता है। ठीक है, तो जब उस वाले अर्थ में आप इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब के बाद ही करते हैं। यहां भी एक चीज ध्यान देने योग्य है कि राइटली और रॉन्गली का प्लेसमेंट या पोजीशन बदलने से अर्थ भी बदल जा रहा है। जैसे जब राइटली और रॉन्गली का इस्तेमाल हम कर रहे हैं एंड पोजीशन में, जैसे यहाँ राइटली रॉन्गली, तो उसका अर्थ है सही तरीके से गलत तरीके से। लेकिन जब हम राइटली और रॉन्गली का इस्तेमाल मिड पोजीशन में कर रहे हैं, यानी मेन वर्ब के ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद मिड पोजीशन में, तो यहाँ राइटली और रॉन्गली का मीनिंग अलग हो जा रहा है। राइटली मतलब होता है न्यायपूर्ण तरीके से, रॉन्गली मतलब होता है अन्यायपूर्ण तरीके से। दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, वी कैन सी दिस। एक जगह है, इट सर्व्स मी राइट, मतलब ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे ठीक ढंग से मेरा उद्देश्य को पूरा करता है। यहाँ राइटली पॉसिबल नहीं है। इट सर्व्स मी राइट, सर्व का मतलब होता है उद्देश्य पूरा करना, कोई कार्य करना। तो यह कार्य करता है, उद्देश्य पूरा करता है मेरे लिए राइट, ये मेरी जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है, ये ठीक है मेरे लिए, है ना, इसका ये मतलब है। अब देखिए, रिसेंटली, लेटली और ऑफ लेट, तीनों एडवर्ब से इनका मतलब होता है हाल ही में। इनका इस्तेमाल परफेक्ट टेंस में होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। He has got married recently, उसकी अभी अभी शादी हुई है। lately, अभी अभी शादी हुई है। of late, हाल ही में। तीनों का अर्थ सेम। ये परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप यहाँ ये भी बोल सकते थे कि he had got married lately, उसकी हाल ही में शादी हुई थी। पास्ट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, कोई भी परफेक्ट एस्पेक्ट वाला वर्ब कंपोनेंट फिनाइट वर्ब हो सकता है जिसमें परफेक्ट एस्पेक्ट यूज, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। He got married recently, वो अभी हाल ही में उसकी शादी हुई। देखिए, लेट जो होता है, लेट भी एडवर्ब का काम करता है, लेटली भी करता ही है, पर दोनों में बहुत फर्क है। लेटली का अर्थ हो गया हाल ही में, लेट का अर्थ होता है देर से।
दोनों एडवर्ब का काम कर रहे हैं, है ना। He got home, गेट मतलब पहुंचना भी होता है, वो पहुंचा घर लेट, देर से। रवि हैज रवि हैज बीन स्ट्रेंज, रवि थोड़ा अजीब सा रह रहा है लेटली, इधर बीच, हाल ही में। दोनों का अलग अलग सेंस है, अलग अलग मीनिंग है। मोस्ट जो है बहुत कुछ है, मोस्ट डिटर्मिनर भी है, अधिकांश मतलब है, जैसे मोस्ट इंडियंस, एडजेक्टिव भी है, सर्वाधिक, द मोस्ट मनी, सबसे ज्यादा पैसा, मोस्ट प्रोनाउन भी है, अधिकांश, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, मोस्ट एडवर्ब भी है, सर्वाधिक रूप से, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सर्वाधिक रूप से खूबसूरत। आई लव यू, आई लव यू, मोस्ट भी लिख सकते हैं, द मोस्ट भी लिख सकते हैं, बोथ वेज इट्स फाइन। मैं आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, मोस्ट बहुत कुछ है, लेकिन एक वर्ड है मोस्टली और एक वर्ड है ऑलमोस्ट। मोस्टली एडवर्ब है और ऑलमोस्ट भी एडवर्ब है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग पूरा या पूरी तरीके से। मोस्टली मतलब होता है अधिक, अधिकांशतः, या अक्सर। जैसे क्या है कि he was almost dead, तो यहाँ जो ऑलमोस्ट लिखा है ये डेड एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि वो लगभग पूरी तरह से मृत था, है ना। इट हैपन्स, ये होता है
मोस्टली, ज्यादातर। मुझे यहाँ हिंदी ज्यादातर लिखना चाहिए था, ज्यादा वो बेहतर होता। इट हैपन्स मोस्टली इन सिटीज, यह ज्यादातर होता है शहरों में। इट हैपन्स मोस्टली इन सिटीज। तो यू सी मोस्ट अलग है, एडवर्ब है, मोस्टली अलग है, ऑलमोस्ट अलग है ना। इट हैपन्स मोस्टली इन सिटीज, ये अक्सर शहरों में होता है। हार्डली, ना के बराबर। हार्ड, जोर से, जोर से। He hardly walks, मतलब वह काम नहीं करता है, यानी वह ना के बराबर काम करता है। और अगर आपने ये लिख दिया ही वर्क्स हार्ड, तो वह बहुत मेहनत से काम करता है। इसी कितना अलग अलग है ये, कितना डिफरेंस हो जा रहा है ना। He cut me short, इसका अर्थ क्या है, यहाँ शॉर्ट एडवर्ब है, उसने मेरी बात बीच में काट दी। यहाँ जो शॉर्ट का मतलब है, he cut me short, he stopped short। वह अचानक मंजिल से पहले ही रुक गया, या कह लीजिए बीच में ही रुक गया। ठीक है, अच्छा शॉर्टली जो है, शॉर्टली एडवर्ब है और इसका मतलब होता है सून, जल्दी ही। The train will arrive shortly, the train will arrive shortly, ट्रेन जल्दी ही पहुंचेगी। The train will arrive shortly. So you see there is a difference between these two adverbs, short and shortly. They have different meanings, उनका अलग अलग अर्थ है।
हम्म। लाउड एडजेक्टिव है। लाउड मतलब होता है जोर या तेज। लाउड म्यूजिक, तेज तेज संगीत, है ना। लाउड, लाउडली एडवर्ब होता है। लाउडली मतलब होता है जोर से। He cried loudly, वो जोर से आवाज लगाया। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि लाउड का इस्तेमाल एडवर्ब के रूप में कर देते हैं, जोर से। और ये होता है इनफॉर्मल इंग्लिश में। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल इंग्लिश। वैसे ही स्लोली, ये एडवर्ब है, धीरे धीरे, ये फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। स्लो भी एडवर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, धीरे धीरे, खास करके इनफॉर्मल इंग्लिश में। ड्राइव स्लोली भी सही है, ड्राइव स्लो भी सही है। गो स्लो, गो स्लोली, दोनों सही है। वैसे स्लो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है धीमा। स्लो पेस, धीमी गति। तो यहां पे क्या है ना कि जैसे स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट, या लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। वैसे इजी, इजियर, इजीएस्ट, ये इनफॉर्मल इंग्लिश में एडवर्ब्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल होता है इनफॉर्मल इंग्लिश में एडवर्ब के रूप में। लेकिन इनका जो ये जो कंपैरेटिव फॉर्म है और सुपरलेटिव फॉर्म है,
इनका एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है फॉर्मल इंग्लिश में। आप इस फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं हम। मतलब कहने का ये अर्थ है कि स्लो, लाउड और इजी ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब्स हैं, और तब ये इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। पर जो इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है वो फॉर्मल इंग्लिश में भी एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। मतलब ऑफिशियल करेक्ट इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश का पार्ट हो जाता है वो। जैसे ही इज वॉकिंग स्लो, मे बी ये गलत है एग्जाम के हिसाब से। यहाँ क्या होना चाहिए था, ही इज वॉकिंग स्लोली, क्योंकि एग्जाम में इनफॉर्मल इंग्लिश नॉर्मली कई सिचुएशंस में गलत होगा। लेकिन अगर यही होगा कि he is walking slower, ये भी सही है। more slowly, ये भी सही है। slower than others, दोनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। यही समझाना चाहता था कि ये इनफॉर्मल इंग्लिश में जो एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं स्लो, लाउड, इजी, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म फॉर्मल इंग्लिश में भी सही है। तो मान लिया जाता है फॉर्मल इंग्लिश में भी वो उनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म फॉर्मल इंग्लिश का ही पार्ट हो जाता है। इज वॉकिंग द आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इज वॉकिंग द स्लोवेस्ट या द मोस्ट स्लोली, दोनों चलेगा। मॉल, उन सब में वो सबसे धीमे चल रहा है। ये समझाने की कोशिश थी कि जो इनफॉर्मल एडवर्ब्स हैं इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म जो है फॉर्मल इंग्लिश का पार्ट होता है, फॉर्मल इंग्लिश का हिस्सा होता है ना। जैसे बोलते हैं रीड अलाउड, या आप बोलते हैं थिंक अलाउड। कभी कभी आदमी सोचते हुए ना बोलता है। जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ तो मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि मैं वहां जाऊंगा, फिर फूफा जी से मिलूंगा, फिर इसके बाद वहां से कमालपुर चला जाऊंगा, वहां चाचा जी से मिल लूंगा। ऐसा सोच भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो एक्चुअली इस तरह का जो एक्शन है वो यू आर थिंकिंग अलाउड, कहते हैं कि बोल के सोचना, सोचते हुए बोलना, सोचते हुए या बोलते हुए सोचना, जो भी है बोलकर सोचना, बोलते हुए सोचना, ये बोलते हुए पढ़ना, बोल बोल कर पढ़ना। जैसे एक होता है कि आप बुक लेकर के और पढ़ रहे हैं, जैसे यू आर जस्ट रीडिंग अ बुक, राइट, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, राइट, बट व्हेन यू आर रीडिंग अलाउड, जो पढ़ रहे हैं, है ना। हमास और इजराइल के बीच युद्ध संधि हो गई है, ऐसा कुछ मतलब पढ़ रहे हैं आप, यू आर रीडिंग समथिंग दैट truce has been announced between Hamas and the Israeli forces,
आफ्टर लॉन्ग फाइटिंग ऑफ 1.5 months, ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो और वो मतलब वो जब आप पढ़ रहे हैं तो बोल भी रहे हैं, तब तब ये कहा जा रहा है कि यू आर रीडिंग अलाउड या यू आर थिंकिंग अलाउड, राइट। यहाँ लाउडली नहीं हो सकता है कि रीड लाउडली या थिंक लाउडली। बोलकर सोचना या बोलकर पढ़ने के अर्थ में। फ्लैट, फ्लैटली, ये दोनों एडवर्ब्स का काम कर सकते हैं, अलग अलग अर्थ है, लेकिन फ्लैटली मतलब सीधे तौर पर, डायरेक्टली। फ्लैट मतलब धरातल के समानांतर, धरातल के समानांतर या he was lying flat, मतलब एकदम सीधा सीधा जमीन पर बिछा हुआ था। फ्लैटली रिफ्यूज्ड, उसने एकदम मुंह पे मना कर दिया, सीधे सीधे उसने मना कर दिया टू डू द जॉब, काम करने से, है ना। कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे डेड है, डेड मतलब होता है मृत, ये एडजेक्टिव है। डेडली, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है घातक या जानलेवा। फेटल, लीथल, ये सब भी एडजेक्टिव ही हैं, इनका मतलब भी यही होता है, घातक या जानलेवा। फेटल अटैक नहीं होता है, लीथल अटैक होता है या डेडली अटैक होता है। लीथल या डेडली पॉइजन होता है जो जान ले ले, लेकिन जो एक्सीडेंट होता है वो लीथल या डेडली नहीं होता है। अगर ऐसा दुर्घटना हुआ जिसमें जान चली जाए तो फेट, फेट मतलब होता है भाग्य, जो भाग्य निर्धारित कर दे, ऐसा एक्सीडेंट फेटल एक्सीडेंट होता है। खैर, तो हम आए, अगर हमें ये कहना हो कि घातक रूप से, तो क्या बोलेंगे? बोलना हो अगर घातक रूप से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेटली। फेटली मतलब होता है घातक रूप से। He was fatally injured, और घातक रूप से घायल हो गया इन द एक्सीडेंट।
या ही वॉज फेटली इंजर्ड देन, वो घातक रूप से घायल हो गया। एडवर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में ये चर्चा कर रहा है। या अगर आप इसको वर्ब मान लें, मेन वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब मान लें, तो भी एडवर्ब का काम कर रहा है। कई लोग डेडली मतलब समझ लेते हैं घातक रूप से। डेडली घातक रूप से एडवर्ब का काम नहीं करता है, डेडली एडजेक्टिव का काम करता है, उसका मतलब होता है घातक। और जब घातक रूप से एडवर्ब चाहिए तो वहां फेटली यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो चीज आप देख रहे हैं कि तीनों का मतलब डेडली, फेटल, लीथल, तीनों का मतलब होता है घातक या जानलेवा। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे इनको जो देख रहे हैं नेचुरल कॉम्बिनेशन, जब अटैक या पॉइजन की बात आ रही है तो उसके साथ आप फेटल यूज नहीं कर रहे हैं, लीथल या डेडली यूज कर रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंट आ रहा है तो वहां लीथल, डेडली नहीं, फेटल यूज कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको कि किस वर्ड के साथ क्या लगता है? इस चीज को आप रट नहीं सकते। ये कहते हैं ना कि इंग्लिश आने का जो मेन जरिया है वो यही है, रीडिंग और लिसनिंग। जितना इंग्लिश को आप वक्त देंगे उससे ही इंग्लिश आएगा, क्योंकि इसको कोलोकेशन बोलते हैं। कोलोकेशन का मतलब होता है कौन, CON, कौन। कौन का मतलब होता है टुगेदर, साथ में। और लोकेशन, लोकेशन मतलब स्थिति, पोजीशन। तो इसी को हम लोग कोलोकेशन के नाम से जानते हैं। कोलोकेशन में क्या होता है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ यूज होता है, कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ नेचुरल कॉम्बिनेशन बनाता है, ये सीखने को मिलता है। इसी को कोलोकेशन बोलते हैं। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ये रीतिगत रूप से कन्वेंशनली फिक्स्ड है। अंग्रेजी जो बोला लिखा जाता है वो ऐसे ही बोला जाता है, इसके साथ ये, इसके साथ ये होता है। इसका अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे तो कोई बहुत ही क्लियर या कोई ऐसा क्लियरली नोटिसेबल कोई लॉजिक नहीं है। इसका लॉजिक है लेकिन वो लॉजिक बहुत महीन है, वो उतना हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हमें पूरा लैंग्वेज ही इलॉजिकल लगता है, इसमें लॉजिक है ही नहीं लैंग्वेज के अंदर, ऐसा लगता है। स्पेशली इंग्लिश जैसे भाषा में तो पूरा इलॉजिकल लगता है। पर है लॉजिक, वो बहुत ही सटल है, बहुत सूक्ष्म है। तो अगर आप इसमें लॉजिक या रूल या फॉर्मूला ढूंढने लगेंगे कि कहाँ क्या यूज करें, तो कोई लॉजिक फॉर्मूला रूल नहीं है इसका। इन सब चीजों को सीखने के लिए वही तरीका है जो बार बार हम आपसे कहते हैं, रीडिंग और लिसनिंग। द मोर यू रीड, द मोर यू लिसन, द मोर प्रोफिशिएंट यू बिकम, द मोर कंफर्टेबल यू बिकम विद इंग्लिश। ये चीज। तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी जो 10 क्लासेस बच रही हैं उसमें आगे हम बताएंगे आपको चीजों को। फिलहाल लेक्चर नंबर 54 जो है उसमें क्वेश्चन टैग पढ़ाया था मैंने, उसको मुझे री रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। तो उसको मैं री रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, so that's it for today. I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself.